आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। मैसूरू सेंट्रल जेल के वार्डर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बनाया अपमानजनक वीडियो, किया गया निलंबित। सुहास शेट्टी हत्या मामला, दक्षिण कन्नड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष विधायकों ने यूटी खादर से पद छोड़ने का किया आग्रह। वक्फ संशोधन विधेयक वापस लिए जाने तक विरोध जारी रहेगा। जहराबाद में महिलाओं के जलसे से उलमा का संबोधन। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम फैसला, चुनाव आयोग को 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का निर्देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 2 की हुई मौत, 40 हुए घायल। भारत आधिकारिक तौर पर बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था को छोड़ा पीछे। अब समाचार विस्तार से। मैसूरू सेंट्रल जेल के एक वार्डर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अपमानजनक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उसे सोमवार को निलंबित कर दिया गया। वार्डर पुलिस कांस्टेबल रैंक HN मधु कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 5 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में 45 वर्षीय पूर्व सैन्यकर्मी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्हें एक वचन में संबोधित करते हुए 28 अप्रैल को बेलगावी में एक कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण भरमनी के खिलाफ सिद्धरामैया के गुस्से भरे हाव भाव की निंदा की है। मधु कुमार पिछले 4 सालों से जेल विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैसूर सेंट्रल जेल के अधीक्षक BS रमेश ने प्रारंभिक जांच की है और सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वार्डर ने 28 अप्रैल को ही वीडियो बनाया था, लेकिन ये हमारे संज्ञान में सोमवार शाम को आया। उसके खिलाफ विस्तृत जांच की जाएगी। कांग्रेस सदस्यों ने कांस्टेबल के बयान की निंदा करते हुए मंगलवार को मैसूर केंद्रीय कारागार के निकट विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण कन्नड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश कुंपाला, मंगलुरु शहर दक्षिण के विधायक D वेदव्यास कामत और मंगलुरु शहर उत्तर के विधायक डॉक्टर भरत शेट्टी ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से सुहास शेट्टी हत्या मामले में आरोपियों का समर्थन करने के लिए पद छोड़ने का आग्रह किया है। मंगलवार को मंगलुरु में जिला भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कुंपाला ने कहा कि यूटी खादर ने अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय जांच पूरी होने से पहले ही आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि ये भाजपा सरकार थी जिसने 2020 में सुहास शेट्टी के खिलाफ आरोप पत्र खोला था और उन्हें उपद्रवी कहा था। तब गृह मंत्री बसवराज बोम्मई थे। अपने एक्स पोस्ट में दिनेश गुंडूराव ने कहा, आज भाजपा सुहास को एक महात्मा के रूप में चित्रित करती है, लेकिन उन्होंने उस समय उन्हें उपद्रवी के रूप में क्यों सूचीबद्ध किया था। ये भाजपा ही है जिसने तटिया क्षेत्र को सांप्रदायिक प्रयोगशाला में बदल दिया है, जो अपराधियों की असली निर्माता है। सत्ता में रहते हुए वे अपराधियों को पैदा करते हैं, उनके खिलाफ उपद्रवी चादरें खोलते हैं और जब कोई लाश गिरती है तो वे उन्हें अपराधियों को महात्मा और शहीदों के रूप में महिमा मंडित करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सभी विचारधाराएं धर्मनिरपेक्ष समाज और दलित भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ये विचार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना गयास अहमद रशादी ने गौरी 42 में महिलाओं के लिए आयोजित एक विरोध रैली में भाग लेने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं के समक्ष व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि सुश्री एडवोकेट डॉक्टर जलीसा, नासिरा खानम और डॉक्टर खादिरा ने भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को औकाफ के लिए खतरा बताया। विद्वान बुशरा अफरोज ने आज के काले कानून पर बोलते हुए कहा कि बंदोबस्ती के इस्लामी इतिहास का वर्णन किया, जबकि विद्वान मरियम जमीला ने बंदोबस्ती की शरिया स्थिति पर बात की। जलसे की शुरुआत आलिमा उमतुल्लाह द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत से हुई और हाफिजा जवेरिया को नात शरीफ पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि आलिमा फराह खानम ने निजामत के कर्तव्य यानी कार्रवाई चलाई। बैठक की निगरानी मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी, मौलाना अतीक अहमद कासमी, मुफ्ती नजीर अहमद हुसामी, मुफ्ती उबैदुर रहमान कासमी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद वसीम, हाफिज
अकबरुद्दीन और नाजिमुद्दीन गौरी ने जलसे की निगरानी की। इस अवसर पर मुस्लिम एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फारूक अली, MBG के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब, मोहम्मद मोइजुद्दीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन, सैयद मोइज काजी, महबूब गौरी, गोरेमिया सिकंदर, ख्वाजा निजामुद्दीन, मौलाना अब्दुल मतीन, मौलाना ईसा मोहम्मद जमीर और अन्य मौजूद थे। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मौजूदा जो कानून बनाया गया है वक्फ तरमीमी कानून 2025, इसकी मुखालिफत में रखा गया है। ये कानून देखिए कि इंतहाई जालिमाना कानून है जो मुसलमानों पर एक तरफा जो है निशाना बना रहा है और मुसलमानों के तमाम इख्तियारात को जो है ये छीन रहा है और दस्तूरी जो हुकूक़ हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पर जो है। ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा अमल में आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक जहाँ जगह जगह एहतजाजी जलसे मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में ख़वातीन पीछे नहीं है। ख़वातीन भी आगे बढ़कर इस बात के लिए अपने आप को आमादा व तैयार कर रही हैं और इन जलसों के जरिए से लोगों को बाखबर कर रही हैं और इस बात का एहसास उनके अंदर भी पैदा हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये नया कानून जो है वक्फ एक्ट 2025, इसके अगेंस्ट हम मूवमेंट चला रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। चूंकि ये कानून सिर्फ वक्फ के ही धज्जियां नहीं उड़ा रहा है बल्कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी धज्जियां उड़ा रहा है। खास तौर पर आर्टिकल 14 और 15 जिसमें लॉ बाय इक्वालिटी की बात होती है, उसको वो दो आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है ये कानून। और आर्टिकल 25 और 26 जो हमारे मजहब को आज़ादी देता है, यानी हम जो चाहे वो मजहब अपना सकते हैं और उस मजहब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य चुनाव आयोग 4 महीने में चुनाव संपन्न कराए। पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता प्रदान की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N काटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हमारी राय में स्थानीय निकायों के समय पर चुनाव के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा वैसा ही रहेगा जैसा 2022 की बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले था। शिवसेना यूबीटी सांसद
संजय राउत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल करने के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अगर सरकार मॉक ड्रिल करना चाहती है तो ठीक है। हालांकि इसके विपरीत एक बयान में उन्होंने भारत पाक युद्ध के बाद की स्थितियों से निपटने की केंद्र सरकार की क्षमता पर भी सवाल उठाया, जिसमें जोर दिया गया कि चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। उन्होंने युद्ध की स्थिति में स्थितियों को अधिक कुशलता से संभालने के लिए राष्ट्रीय सरकार के गठन का भी आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के घानी मेंढर इलाके में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर संगारा के पास मानकोट क्षेत्र में गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बस घनी गांव से मेंढर जा रही थी, तभी सुबह करीब 9:20 पर मानकोट इलाके में संगारा के पास ये हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार ज्यादा थी और अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहायता की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से मुंहतोड़ जवाब की मांग पर पहला हमला किया। उन्होंने कहा, इस घटना से सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हो रहा है, क्योंकि यहां से यात्रा पर निकले थे। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए ट्राई गार्डन ने यहां के 26 लोगों की जान ली। ये तो दरिंदगी है। ये घटना बहुत ही तकलीफदेह थी। इस घटना से सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हो रहा है, क्योंकि यहां से यात्रा करके चले गए थे। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसका जवाब दे। यही हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बंगाल में दंगे नहीं, शांति चाहती हैं। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो वक्फ के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। प्रदर्शनकारियों को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विरोध करना ही है तो दिल्ली चले जाइए, वो बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि भड़काने वालों की बात ना सुने, दंगाई बाहर से लाए जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, प्रदर्शनकारी जिद में यहाँ समस्याएं खड़ी न करें। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुर्शिदाबाद के लोगों का हक छीनता है तो उनकी सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। पीड़ितों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नारा लगाया, हम दंगे नहीं, शांति चाहते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद को लेकर जो भी आरोप लगाए उनको ममता बनर्जी ने फर्जी करार दिया। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। प्रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत से आगे सिर्फ 3 देश अमेरिका, चीन और जर्मनी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ये जानकारी साझा की है। रेखा गुप्ता ने IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का हवाला दिया और एक ग्राफिक्स साझा किया, जिसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। वहीं इसने $4.186 ट्रिलियन वाली जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी एक्स पोस्ट में इसे हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया है। साथ ही कहा, IMF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अब आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर $4.187 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि महज आंकड़ों से परे है। ये वो रास्ता है जिस पर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के तहत साथ साथ चले हैं। उनके साहसिक फैसले,
दृढ़ संकल्प और 140 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं में विश्वास ने इस बदलाव को प्रेरित किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आयोग को 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का निर्देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 2 की हुई मौत, 40 हुए घायल। भारत आधिकारिक तौर पर बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था को छोड़ा पीछे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।